नमस्कार दोस्तों। क्या आपको भी टेंशन होता है कि मैनेजमेंट में हम लोग डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कैसे करेंगे? क्योंकि कहीं न कहीं आपको और हमको दोनों को मालूम है कि आरबीआई ग्रेड बी के जो फेज़ 2 है, उसमें सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट वो मैनेजमेंट है। अगर आप मैनेजमेंट में अच्छा स्कोर कर लिए, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो अच्छा स्कोर करने के लिए आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा डिस्क्रिप्टिव में। जब आपका डिस्क्रिप्टिव अच्छा होगा, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। और कहीं न कहीं मैनेजमेंट जो है, वो आपका फाइनेंस को भी बचा लेगा। अगर फाइनेंस में आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आता है, तो दिक्कत वाला बात नहीं होगा अगर आपको मैनेजमेंट आता होगा तो। तो इसीलिए मैनेजमेंट का डिस्क्रिप्टिव पोर्शन जो है, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। तो किस तरह से आपको अप्रोच करना चाहिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को, वो हम लोग आज देखेंगे। हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या सोर्स रहना चाहिए, जहाँ से आप मैनेजमेंट का कंटेंट को याद कर सकें, कंटेंट को फॉर्डर मटेरियल इकट्ठा कर सकें। फिर मैनेजमेंट का जब आप आंसर लिखोगे, तो वो आंसर का क्या स्ट्रक्चर होगा, किस तरह से आप आंसर को बनाओगे, ये भी आज हम लोग देखने वाले हैं। तो कहीं न कहीं आपका सारा डाउट क्लियर होगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इन मैनेजमेंट। तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए अंत तक। तो ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक लाइक आप मेरे वीडियो में डाल दें, क्योंकि एक लाइक आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा वो मोटिवेशन हाई कर देता है और मेरे वीडियो को भी लार्जर ऑडियंस देगा। तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि एक लाइक आप अभी कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आएगा, तो वो लाइक आप हटा लीजिएगा, लेकिन अभी आप लाइक कर दीजिए। मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, आप लाइक कर दीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिना किसी देरी के। तो आज का हम लोग का एजेंडा क्या-क्या रहेगा, एक बार हम लोग देख लेते हैं। हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रैटेजी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी रहेगा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को लेकर के। क्योंकि स्ट्रैटेजी रहना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में आप प्लानिंग करेंगे, तभी तो आप एग्ज़ीक्यूट करेंगे। तो स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रैटेजी सबसे पहले हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे सोर्सेज़। कौन-कौन सा सोर्सेज़ से आपको तैयारी करना चाहिए, ताकि आप बेटर आंसर वहाँ पर प्रेज़ेंट करके आ पाओ और मैक्सिमम नंबर लेकर के आ पाओ। ठीक है? फिर अप्रोच देखेंगे कि हमारा क्या अप्रोच रहना चाहिए मैनेजमेंट को लेकर के। ठीक है? फिर जब हम लोग को वहाँ आंसर लिखना है, तो आंसर को लिखने से पहले ना आपको मन के अंदर पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो वो स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और लास्ट में एक एग्ज़ाम्पल दूँगा। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको मैंने उठाया है और उसका आंसर मैंने दिया है, तो उसको भी मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है? और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूँगा। ठीक है? तो आज का हम लोग का यही एजेंडा है। देखिए, मैं जो भी आपको समझा रहा हूँ, इसके पीछे का जो रीज़न है, वो है मेरा एक्सपीरियंस। थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस है, जो आरबीआई गेट भी नहीं, मैं पहले सीए कर रहा था, तो सीए इंटरमीडिएट में, सीए और सीए फाउंडेशन में, मेरा लॉ में मैक्सिमम नंबर आता था। जैसे कि मैंने लॉ में 100 में से 70 नंबर स्कोर किया है, ठीक है? फाउंडेशन में भी और इंटरमीडिएट में भी, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर आपको सीए वाले बच्चे को देखोगे, तो वो कहेगा कि लॉ जो होता है, वो बहुत डिफ़िकल्ट पूछा जाता है। लॉ में आपका थोड़ा भी प्रोविज़न इधर-उधर होता है ना, तो आपका नंबर कट जाता है। तो लॉ एक डिस्क्रिप्टिव पेपर था, जहाँ पर मेरा बहुत अच्छा स्कोर आया है। बचपन से ही मैं डिस्क्रिप्टिव में स्ट्रॉन्ग रहा हूँ, ठीक है? इसीलिए मैं इस पे थोड़ा कहने लायक हूँ, ठीक है? इससे पहले मैंने ईएसआई के डिस्क्रिप्टिव पोर्शन पे वीडियो डाला है। वो स्ट्रैटेजी वाला वीडियो ज़रूर जाकर देख कर के आएँ। ईएसआई डिस्क्रिप्टिव को आपको किस तरह से अप्रोच करना है, उसका वीडियो मैंने डाला है, वो आप ज़रूर जाकर के देख कर के आएँ, ठीक है? वो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट का नाम होगा स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी वाला प्लेलिस्ट में आपको वीडियो सब मिलेगा, वो सब वीडियो आप ज़रूर जाकर के देख कर के आएँ, वो काफ़ी काम का वीडियोज़ है, ठीक है? तो ये वीडियोज़ को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रैटेजी क्या रहेगा। स्ट्रैटेजी है सिंपल, कीप इट सिंपल। आपको सिंपल रखना है अपना स्ट्रैटेजी को। क्या करना है? देखिए, कुछ भी नहीं करना है, जब आप आंसर को लिखोगे, तो वहाँ पर कीवर्ड्स बहुत मैटर करता है, ठीक है? कीवर्ड्स बहुत मैटर करता है। अब कीवर्ड्स क्या होता है? मोस्टली आप लोग को मालूम होगा कीवर्ड्स क्या होता है। मान लीजिए कि अभी हम खाना बनाने का बारे में बात कर रहे हैं, खाना बनाने के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या-क्या बात यूज़ करेंगे, क्या-क्या वर्ड यूज़ करेंगे? एक वर्ड यूज़ करेंगे हम लोग फ्राई करना। मतलब बोलेंगे ना कि फ्राई करना पड़ेगा पहले खाना को। फिर बोलेंगे छौंका लगाना, बोलेंगे छौंका लगाना, ठीक है? या फिर कभी-कभी बोलते हैं सौटे करना बोलते हैं, है ना? फिर कभी-कभी बोलते हैं इसके अंदर तड़का डालना, तड़का लगाना, बोलते हैं ना तड़का लगाना। ये सब क्या है? ये कीवर्ड है। खाना बनाने के लिए ये सब कीवर्ड है। अगर आप बोल दीजिएगा कि खाना बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तेल डालना चाहिए, फिर कुछ कर देना चाहिए, फिर उसको ना घुमाना चाहिए, फिर वो ना गरम-गरम हो जाएगा, फिर उसके अंदर है ना हम लोग पानी डाल देंगे, फिर उसमें चीनी डाल देंगे और फिर चीनी भी गरम-गरम हो जाएगा, फिर वो ना इधर गिर जाएगा, उधर गिर जाएगा, समझ नहीं पाएगा आदमी। तो समझाने के लिए आपको बोलना पड़ेगा वर्ड।
जैसे बोलना पड़ेगा कि पहले हम फ्राई करेंगे, तो आपका ऑडियंस पहले समझ जाएगा, अच्छा फ्राई करेगा, उसका मतलब वो होता है। अच्छा, फिर बोलेगा छोंका लगाना, ओ समझ गया, छोंका लगाने के लिए बोल रहा है ना। ओ तड़का लगाने, समझ जाएगा, तड़का लगाना। तो ये सब क्या है, खाना बनाने के लिए एक कीवर्ड है, फ्राई करना, तड़का लगाना, छोंका लगाना, ये सब होता है खाना बनाने का कीवर्ड। ठीक है। अब मान लीजिए कि आप क्रिकेट खेलने के लिए गए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए क्रिकेट खेलने के लिए गए हैं, तो वहां पर अगर आप क्रिकेट के बारे में किसी को समझा रहे हैं तो क्या बोलेंगे, तुम फ्रंट फुट से खेलो, बैक फुट से खेलो, है ना। तो बोलेंगे क्या शॉट लगाया है, ये सब वर्ड सब क्या है, ये सब वर्ड, ये कीवर्ड है। क्रिकेट का कीवर्ड है शॉट, क्रिकेट का कीवर्ड है वेल बोल्ड, है ना। क्रिकेट का ये कीवर्ड है आउट, क्रिकेट का कीवर्ड है वाइड। समझे, जब आप क्रिकेट के बारे में बात करेंगे तो आपको ये सब के बारे में बात करना पड़ेगा, फ्रंट फुट, शॉट, बोल्ड, आउट, वाइड। वहां पर आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि अरे 3 गो खंबा था, 3 गो खंबा में बॉल गया और एक खंबा उधर चला गया, एक खंबा उधर चला गया। फिर आप बोलेंगे कि एक लाइन बना था और लाइन से उधर बॉल चला गया, तो आदमी समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। वहां पर आपको बोलना पड़ेगा कि बॉल जो है वो वाइड हो गया, बॉल जो है वो विकेट में लग गया, तो आपको वहां बोलना पड़ेगा। उसी तरह से मैनेजमेंट का भी कीवर्ड्स होता है, मैनेजमेंट में भी कीवर्ड होता है। जैसे कि जब आप मैनेजमेंट का बात करेंगे, जब मैनेजमेंट का आप आंसर दोगे, तो वहां पर आपको लगातार यूज करना पड़ेगा मोटिवेशन, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट, लीडरशिप, समझे। उसके बाद फिर पर्सनालिटी, समझे, कॉग्निटिव स्किल्स, ये सब का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, तब जाकर के आपका अच्छा नंबर आएगा। तो ये सब का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, कहाँ पर ये लिखा हुआ है, कहाँ से आपको याद करना है। सिंपल, कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। मैं जो आपको चार्ट करा रहा हूँ, वो चार्ट को आप रट लो, वो चार्ट में सिर्फ कीवर्ड ही है। आप देखे होंगे कि चार्ट बहुत बहुत छोटा मैंने रखा हुआ है, उसमें मैंने डिटेल में कुछ नहीं लिखा हुआ है। डिटेल में इसीलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि वहाँ डिटेल में आपको चाहिए नहीं, वो सब कीवर्ड चाहिए। वो सब कीवर्ड जब आप एग्जाम में इस्तेमाल करोगे तो आपका आंसर जो है वो सुंदर दिखेगा और आपका आंसर में नंबर गैदर होगा, समझे, आप नंबर इकट्ठा कर पाएंगे। तो 2 चीज आपको करना चाहिए जब आप आंसर लिख रहे हो, कीवर्ड यूज करना चाहिए, अपना शब्द भी इस्तेमाल करना चाहिए, वही बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। अब मान लीजिए कि हम मोटिवेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो मोटिवेशन में आपको बोला कि मैस्लो के बारे में बताओ, तो आप मैस्लो के बारे में बताएं और उसके बारे में फिर आप बताएं कि एक सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, जब सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन आप इस्तेमाल करोगे वर्ड, तो जो एग्जामिनर है वो देख करके समझ जाएगा इसको आता है। सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन बोल रहा है, फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन बोल रहा है, हाँ कॉग्निटिव स्किल्स बोल रहा है, हायर ऑर्डर नीड्स बोल रहा है। ये सब सुन सुन के ना उसको लगेगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया आंसर लिखा है, ये तो अच्छा आंसर लिखा है, तब आपको वो नंबर देगा, समझे। तो कीवर्ड यूज करना बहुत जरूरी है, समझे। मैनेजमेंट का भी अपना अपना कीवर्ड है, उसको यूज करना बहुत जरूरी है, समझे। कीवर्ड को इस्तेमाल करिए और अपना आंसर अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करिए, वो सबसे बेस्ट आंसर होगा, समझे, बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है। मैनेजमेंट जो है वो आर्ट है, वो कोई साइंस नहीं है। मतलब कि देखिए, यहाँ पर ये आर्यन है, ठीक है, ये अपना कंपनी को मैनेज करता है, तो ये अलग तरीके से मैनेज कर सकता है। और यहाँ पर आप है आनंद, ठीक? आप अपना कंपनी चलाते हैं तो उसको आप अलग तरीके से हैंडल करते हैं। मेरा एक दोस्त है महेश, ठीक है, वो अपना कंपनी चलाता है, तो वो उसको अपने तरीके से हैंडल करता है। तो हर लोग अपने अपने तरीके से हैंडल करता है, हर लोग का अपना अपना स्टाइल है। इसीलिए कहता है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। जो चीज मेरे लिए सही है वो हो नहीं सकता कि आपके लिए भी सही हो, वो हो नहीं सकता कि उसके लिए भी सही हो या फिर उसके लिए भी सही हो। साइंस रहता तो सबके लिए सेम होता है। न्यूटन का लॉ जो है वो सबके लिए सेम है, लेकिन मैनेजमेंट जो है वो आर्ट है। आर्ट सबके लिए अलग अलग होता है, समझे। इसीलिए जब आर्ट ही सबका अलग अलग है, तो जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो क्वेश्चन का आंसर भी अलग अलग आएगा, समझे। इसीलिए आपको तो टेंशन नहीं लेना है कि आंसर जो है यही होना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है आंसर, आंसर ऐसा भी हो सकता है, आंसर ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो आर्ट्स है, साइंस नहीं है, ठीक है। इसीलिए आप यहाँ पर अपना भी कुछ बात यूज कर सकते हैं, अपना भी कुछ आइडिया लगा सकते हैं, समझे। कुछ पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तो वहां पर है ना, आप अपना बुद्धि से, आपका जो बेसिक दिमाग, आपका कॉमन सेंस जो बोलता है, उससे भी आप मैनेजमेंट बना सकते हैं, उससे भी आप आंसर बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट एक आर्ट्स है ना, इट इज नॉट अ साइंस। लेकिन जब भी आप खुद से अपना आंसर बनाइएगा ना, वहां पर ये बात आप लिख दीजिएगा कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट, इट्स नॉट साइंस।
और वहां पर फिर अपना भाषा लिख दीजिएगा, समझे। उसके बाद देखिए, मैनेजमेंट कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशन, मैंने आपको अभी बताया। लर्न एवरी कीवर्ड ऑफ माई चार्ट, दे आर इनफ, समझे। बस जो मैंने आपको बोला ना कि कीवर्ड इस्तेमाल करिए और अपना शब्द इस्तेमाल करिए, वही बेस्ट है। तो अपना शब्द तो आप अपने से लाइएगा, लेकिन जो कीवर्ड है उसके लिए मैंने आपको चार्ट दिया है। जो चार्ट है उसमें जो भी कीवर्ड्स है वही सब डाला हुआ है, तो चार्ट को आप घोल के पी जाइए। चार्ट को आपको रटा हुआ रहना चाहिए। जितना भी मैं चार्ट दे रहा हूँ आपको, कितना चार्ट दे रहा हूँ, हम मुझे लगता है कि टोटल चार्ट होगा 70। तो 70 चार्ट जब एक बार आपका सारा याद हो जाएगा ना, हर एक शब्द आपको जब याद हो जाएगा, तो आप एग्जाम में बहुत क्लियरली मैक्सिमम नंबर लेकर के आओगे। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं जी। और जब आपका कीवर्ड्स पे कमांड आ जाए, ठीक है, आप समझ गए हैं कि ये हमको कैसे लिखना है, तो फिर आप क्या करिए, सिर्फ प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो इस स्लाइड से मुझे यही मालूम चला कि जब आंसर लिखने जाओगे तो कीवर्ड का इस्तेमाल करना और अपने शब्दों का इस्तेमाल करना, ठीक है। अब स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर, कि आंसर का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, आंसर जो आप लिखोगे उसको किस तरह से आप स्ट्रक्चर करोगे। क्वेश्चन को देखने के बाद सबसे पहला काम आपका यही रहता है कि पहले आप अपने मन में ही लिख लें वो जो आप लिखने वाले हैं, प्लानिंग कर लें और फिर आप उसको एग्जीक्यूट करें। क्या करिएगा, जैसे ही आप क्वेश्चन देखें तो आप पहले प्लानिंग करिएगा कि पहले आपको क्या लिखना है, आपको इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखना है, आपको बॉडी में क्या क्या लिखना है और आपको कंक्लूजन में क्या क्या लिखना है। ये चीज आप पहले ही डिसाइड कर लीजिएगा। और बॉडी के अंदर भी आपको क्या क्या लिखना है ये भी आप पहले से ही डिसाइड कर लीजिएगा। जब आप तीनों चीज को स्ट्रक्चर कर लिए अपने माइंड में, जब तीनों चीज को आप स्ट्रक्चर कर दिए अपने माइंड में, तब आप जाकर के एग्जीक्यूट करेंगे वहां पर और आंसर को लिखेंगे। तो आपको 3 मिनट या 2 मिनट आपको प्लानिंग में लगाना है कि आपको किस तरह से आंसर को लिखना है। और जैसे ही प्लानिंग आपका हो गया, आपके दिमाग में सेट हो गया, इंट्रो में हम ये पॉइंट लिखेंगे, बॉडी में ये लिखेंगे और कंक्लूजन में ये लिखेंगे, तो आप फटाफट लिखने चालू कर दीजिए, मतलब टाइप करना चालू कर दीजिए। तो जो आंसर राइटिंग का बेसिक है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ESI डिस्क्रिप्टिव में, उसको एक बार आप देख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्टली एक बार बता देता हूँ कि जब आप आंसर लिखोगे तो आंसर का 3 भाग होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे, प्रॉपर डेफिनेशन लिखोगे। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको बोल दिया जाए कि बैरियर्स टू कम्युनिकेशन बताओ, ठीक है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन बताओ। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कम्युनिकेशन का डेफिनेशन बताना पड़ेगा। और जब कम्युनिकेशन का डेफिनेशन आप बताओगे इंट्रोडक्शन में, ये आपका रटा हुआ रहना चाहिए। कम्युनिकेशन का जो भी डेफिनेशन मैंने दिया है वो आपका रटा हुआ रहना चाहिए, एक शब्द भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, ऐसा डेफिनेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो आप वहां पर कोई ऑथर का नाम दे दीजिए, ठीक है, ऑथर्स का नेम दे दीजिए, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल से कराऊंगा, एग्जाम्पल में आपको समझाऊंगा ना, तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि किस तरह से मैं यूज कर रहा हूँ डेफिनेशन को और ऑथर लोगों को, ठीक है। अब जब आप बॉडी लिखोगे तो बॉडी में कीवर्ड्स हर जगह रहना चाहिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर आप ऐड कर सकते हो तो ऐड करो। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको क्रिकेट का याद है, तो क्रिकेट का ही दे दीजिए। अगर आपको कोई लीडर का याद है, जैसे पॉलिटिक्स में कोई लीडर है, ठीक है, और वो आपको लगता है कि ये रिलेट करता है, तो वो लिख दीजिए। अगर कॉर्पोरेट लीडर है, तब तो मजे मजे, आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। लेकिन कॉर्पोरेट लीडर का नाम अगर आपको याद नहीं भी है, डोंट वरी, पॉलिटिक्स का भी दे सकते हैं आप, क्रिकेट का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। उसका सिलेबस टैक्स बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आपको मिला है, वो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है, ठीक है, वो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है। जैसे आपसे पूछ लिया है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। अब आप रट के गए नहीं हैं, आपको जो कीवर्ड्स है वो याद नहीं है या आप भूल गए, तो वहां पर आप आंसर बना दीजिए। आंसर बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट इज एन आर्ट, सबके लिए मैनेजमेंट अलग अलग होता है। तो यहाँ पर आप आंसर बना सकते हैं। यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, यहाँ पर आप पहले लिखिएगा कि इट हेल्प्स इन मोटिवेशन, ठीक है, या इट हेल्प्स इन मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, ठीक है। और इसको थोड़ा सा 3-4 लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इट हेल्प्स इन लीडरशिप, इट हेल्प्स इन लीडरशिप, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट लिखिएगा, इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिएगा। फिर तीसरा पॉइंट लिखिएगा, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग पर्सनैलिटी, ठीक है, बिल्डिंग पर्सनैलिटी। फिर आप चौथा पॉइंट लिखिएगा, एक मिनट,
चौथा पॉइंट लिखिएगा, इट हेल्प्स इन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, उसके बाद आप लिखिएगा, देखिए ये सब आंसर मैं बना रहा हूँ, ये आंसर मुझे भी याद नहीं है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, फिर और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इट हेल्प्स इन इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद और एक पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं, इट हेल्प्स इन अकाउंटेबिलिटी हो गया, और इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग एथिक्स। देखिए ये आंसर हमको नहीं मालूम था, लेकिन हम कैसे लिखे हैं आंसर, हम सिलेबस याद किए, सिलेबस में लीडरशिप लिखा हुआ था, इसीलिए हम बोलते हैं कि इट हेल्प्स इन लीडरशिप। सिलेबस में मोटिवेशन लिखा था, इसीलिए हम लिख दिए इट हेल्प्स इन मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज। सिलेबस में लिखा हुआ था पर्सनैलिटी, इसीलिए हम लिख दिए इट हेल्प्स इन बिल्डिंग पर्सनैलिटी। फिर सिलेबस में लिखा था कॉन्फ्लिक्ट, तो हम आंसर लिख दिए इट हेल्प्स इन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट। और सिलेबस में लिखा था कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो यहाँ लिख दिए इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। फिर लिखा था एथिक्स, तो एथिक्स लिख दिए। समझ रहे हैं, हम आंसर को बनाए हैं अपने मन से, क्यों, हम अपना आर्ट इस्तेमाल किए, और अपना आर्ट से ही मैं ये आंसर को बनाया। और ये आंसर को बनाने का इस्तेमाल कैसे किया मैंने, किसको यूज किया मैंने सिलेबस को, सिलेबस टैग्स को। इसीलिए बोलते हैं सिलेबस टैग्स याद करना बहुत जरूरी है, ये आपका रटा हुआ रहना चाहिए, तो आपका बहुत आसानी होगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये आप कर सकते हैं जब आपको याद ना आ रहा हो कीवर्ड्स। जब कीवर्ड्स याद नहीं आएगा तो आप सिलेबस टैग्स को यूज करिएगा। ठीक, ऑथर नेम आप जरूर दीजिएगा, ऑथर नेम जहां भी आपको मिले वहीं दे दीजिए। ठीक है, जो भी आपको लगे कि हाँ यहाँ पर हम ऑथर नेम दे सकते हैं क्योंकि हमको ऑथर नेम याद है, तो वो ऑथर नेम दे दीजिए। स्पेस दीजिए पैराग्राफ में। ठीक है, जब आप पैराग्राफ लिखिएगा बॉडी में, तो थोड़ा स्पेस दीजिएगा, ऐसा नहीं कि लिखते जा रहे लिखते जा रहे लिखते जा रहे लिखते जा रहे हैं और लिख लिख के पूरा एकदम भर दिए हैं, तो पढ़ने के लिए बहुत बोरिंग हो जाएगा, तो वो पढ़ेगा नहीं। और जहां पर अगर मान लीजिए आप स्पेलिंग गलती कर दिए होंगे और वो उसका दिमाग में आ गया, अरे तो स्पेलिंग गलत किया है यहाँ पर, तो वो पढ़ेगा भी नहीं क्योंकि बोरिंग लग रहा है, और स्पेलिंग भी गड़बड़ कर दिए, तो नंबर आपको पूरा एवरेज दे देगा, 10 में से आपको दे देगा 3। वो आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर बॉडी को छोटा छोटा पार्ट में लिखे हैं, छोटा सा पैराग्राफ लिखे हैं, फिर एक लाइन छोड़े हैं, फिर पैराग्राफ लिखे हैं, फिर एक लाइन छोड़े हैं, फिर पैराग्राफ लिखे हैं, फिर एक लाइन छोड़े हैं, उसमें क्या होता है ना कि सुंदर दिखता है, आपका पेपर सुंदर दिखता है, उसका फोकस बढ़ता नहीं है, वो पढ़ पाता है। तो अगर वो पढ़ पाएगा तो ही तो आपको नंबर देगा। ठीक है, तो स्पेस भी आप जरूर दीजिएगा। तो बॉडी हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, कंक्लूजन तो आप देने जानते हैं, 2-3 लाइन का कंक्लूजन दे दीजिएगा, लेकिन याद रहे किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है। मान लीजिए कि आपको बोल दिया कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर और ट्रांजैक्शनल लीडर के बारे में डिफरेंस बताओ, तो आप कहीं पर भी याद रखिएगा कि किसी जगह पे भी आप किसी का बुराई ना कर दे, तो वो आप याद रखिएगा, तो आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं करिएगा अनलेस एंड अनटिल टोल्ड स्पेसिफिकली। अगर आपको बोला है कि इसको बुराई करो तब बुराई करिएगा, लेकिन अदरवाइज आप बुराई नहीं करिएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये 3 पार्ट में आपका आंसर होगा। इसी को हम लोग स्ट्रक्चर कर रहे हैं, इसी को हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वाला आपको चीज समझ में आया हो। अब हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिस कैसे करना है। देखिए जो सिलेबस टैग है उसको उठाइए और वहां से क्वेश्चन बनाइए, जो सिलेबस टैग होगा वहां से उठाइए सिलेबस टैग को और उससे क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन बनाइए खुद से और आंसर करिए खुद से। आप बोलिएगा कि आंसर नहीं कर पाते हैं, तो आंसर करने के लिए यूट्यूब का इस्तेमाल करिए, क्रोम का इस्तेमाल करिए, अदर वेबसाइट का इस्तेमाल करिए। और अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको पीडीएफ दूंगा विथ क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, लेकिन ये पेड रहेगा। ठीक है, पेड इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा, जैसे कि पहला चैप्टर है मोटिवेशन। ठीक है, अब मोटिवेशन से मान लीजिए कि 10 सवाल बनते हैं डिस्क्रिप्टिव, ये 10 सवाल पहले मैं आपको बताऊंगा भी, और इसके साथ मैं आंसर भी आपको दूंगा। ठीक है, आंसर लिख करके दूंगा, आंसर मैं अपने वर्ड्स में ही लिखूंगा ताकि वो ज्यादा हार्ड ना रहे। ठीक है, लेकिन अगर रिक्वेस्ट करोगे तभी ये मैं लेकर के आऊंगा। ठीक है, ये मोटिवेशन हो गया, लीडरशिप हो गया, इस तरह मैं पूरा मैनेजमेंट का आपको क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट में पीडीएफ दूंगा। ठीक है, एक एक करके मैं पीडीएफ दूंगा व्हाट्सएप में ग्रुप बना करके। ठीक, लेकिन ये चीज मैं तब कर पाऊंगा अगर आप ये पेड लोगे तो। ठीक है, पेड सब्सक्रिप्शन लोगे तो मैं आपको ये करा पाऊंगा, अदरवाइज अगर आप पेड नहीं लेना चाहते हो तो भी मैं कराऊंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय जाएगा। ठीक है, अभी मेरा शेड्यूल थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है,
मेरा और भी कहीं कमिटमेंट है जिसकी वजह से मेरा थोड़ा शेड्यूल गड़बड़ हो जाता है, समझे? तो इसीलिए अब मुझे डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है तो मुझे टाइम जाता है डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने के लिए। तो अब मैं किसी और पे छोड़ नहीं सकता डिस्क्रिप्टिव आंसर को। मान लीजिए मैं किसी और पे अपने टीम मेंबर को बोल दूँ कि तुम लिख दो, तो गड़बड़ हो जाएगा। वो लिख देगा तो आपको जेन्युइन आंसर नहीं मिल पाएगा, ठीक है? इसीलिए अगर आप बोलोगे और पेड के लिए आप अलाउ करोगे, तब तो ये जो पीडीएफ है, ये मैं जल्दी लेकर के आने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ जैसे ही नोटिफ़िकेशन वगैरह आएगा, उसके बाद धीरे-धीरे मैं एक-एक करके डिस्क्रिप्टिव आंसर लेकर के आऊँगा, समझे? तो अगर आप बोलोगे और आप अलाउ करोगे कि मैं पेड सब्सक्रिप्शन बेसिस पे लेकर के आऊँ, तो मैं पीडीएफ लेकर के आऊँगा, अदरवाइज़ अभी पीडीएफ लेके नहीं आऊँगा। तो अगर मैं पीडीएफ लेकर नहीं आ रहा हूँ, ठीक है? अगर आप मेरा पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते हो, तो सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी सिलेबस टैग है, वहाँ से आप क्वेश्चन उठाओ, उस क्वेश्चन को आंसर करने का कोशिश करो। कहाँ से आंसर करने की कोशिश करोगे? यूट्यूब से, क्रोम से और अदर वेबसाइट से, ठीक है? यही सिंपल है और कोशिश करिएगा कि मेरा जो चार्ट है, उस चार्ट से भी आप कोशिश करिएगा। तो चार्ट से भी आपको बहुत सारा कीवर्ड वगैरह मिल जाएगा, ठीक? तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ कि अगर पेड के लिए आप अलाउड करोगे, ठीक है? तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊँगा, ठीक है? वहाँ पर उन्हीं को ऐड करूँगा, जो मुझे थोड़ा पेमेंट कर देंगे। ये नॉमिनल फीस होगा लाइक 99, ठीक है? या फिर 110 इस टाइप का कुछ मैं रखूँगा, ठीक है? उसके बाद फिर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँगा और उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं पीडीएफ भेजता रहूँगा, जैसे मोटिवेशन का, लीडरशिप का, फिर कम्युनिकेशन का, ठीक है? तो ऐसा आप कर सकते हो। अदरवाइज़ मैंने आपको बताया कि अगर आपको पेड नहीं लेना है, तो आप क्या करना? आप सिंपली अपने से क्वेश्चन बनाओ और उसका आंसर भी ढूँढो। ये बहुत हार्ड काम नहीं है, ठीक है? और अगर मुझे आप टाइम दोगे, जैसे कि 1.5 महीना, पौने 2 महीना अगर आप टाइम दोगे, तो फिर मैं ये फ्री में लेकर के आ जाऊँगा। लेकिन अगर आपको तुरंत चाहिए, तो फिर मेरा थोड़ा-सा कमिटमेंट कहीं और है, तो हमको तोड़ने के लिए थोड़ा-सा पेड़ चाहिए होगा, ठीक? ठीक है। मन तो नहीं कर रहा है मुझे पेड़ लाने का। मेरा खुद से कमिटमेंट था कि मैं पेड़ का कुछ भी नहीं लाऊँ आपके साथ, लेकिन अगर आप बोलोगे तो मैं लेके आऊँगा, अदरवाइज़ मैं बाद में फ्री में लेकर के आऊँगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, मैं धीरे-धीरे करके लेकर के आऊँगा, ठीक? तो यहाँ पर ये वीडियो को मैं समाप्त नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आप लाइक ज़रूर करें। मैं यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि मैं एक सैंपल डिस्कस करूँगा, तो ये सैंपल भी मैं लेकर के आया हूँ। अभी मैं सैंपल डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन दुगना कर देता है। आप मेरे वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अभी और सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है? अभी इस स्लाइड में वापस से आते हैं, लेकिन पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ मैं एक क्वेश्चन रखा हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है सवाल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये आया था, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एंड ट्रांजैक्शनल लीडरशिप? स्टेट डिफरेंस इन ट्रांजैक्शनल लीडर एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। तो मैंने क्या बोला था, जब आपको क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या करना चाहिए? तुरंत आपको करना चाहिए आईबीसी का स्ट्रक्चरिंग। आप दिमाग में सोचिए कि हम आई कैसे लिखेंगे, बी कैसे लिखेंगे, सी कैसे लिखेंगे, इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, बॉडी कैसे लिखेंगे और कंक्लूजन कैसे लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? जो सबसे बेसिक है, डेफिनेशन वगैरह। तो यहाँ पर लीडरशिप का बात हुआ, तो लीडरशिप का जो आप डेफिनेशन याद करके बैठे हैं, वो तो फटाक से चिपका दीजिए। Leadership is a process by which an executive can direct, guide, and influence the behavior and work of others towards the accomplishment of specific goals in a given situation. ये डेफिनेशन जो है वो रटा हुआ है, वो आपने लिख दिया। फिर आप उसके साथ लिख दिए कि देयर आर टू मोस्ट टॉक्ड अबाउट स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप और ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, ठीक है? दूसरा यहाँ पर ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। तो पहले आपने ट्रांसफॉर्मेशनल के बारे में लिखा। ट्रांसफॉर्मेशनल के बारे में जब आप मेरा देखोगे चार्ट, तो वहाँ पर मैंने आपको बहुत बढ़िया से समझाया था, ठीक है? तो वहाँ पर आप लिखोगे, सबसे पहले बताओगे दिस टर्म इज कॉइन्ड बाय जेम्स बी डाउंटन, ठीक है? फिर लीडरशिप, जहाँ पर कि एक लीडर ट्रांसफॉर्म करता है अपना फॉलोवर को, अपने टीम फेलो को इन अ कंस्ट्रक्टिव वे बाय गिविंग देम कॉन्फिडेंस, फ्रीडम, कोलैबोरेशन फॉर गोल अकम्प्लिशमेंट, ठीक? फिर लेटर जेम्स मैकग्रेगर बर्न्स एक्सप्लेन इन दिस लीडरशिप that leaders and followers make each other advance to a higher level of morality and motivation. Bernard M. Buss gave four traits of transformational leadership. ठीक है? Inspirational, idealized influence, intellectual stimulation और individualized consideration. ये लीडरशिप का
सवाल है। ये लीडरशिप का वीडियो मैंने डाला है, पता नहीं मैंने डाला है कि नहीं डाला है, मैंने शूट तो जरूर कर दिया है, शायद डाला भी है, समझे। तो वहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से मैंने आपको पढ़ाया था ताकि आपका आंसर आ पाए, समझे। तो वहां पर आपको ऐसा लगता होगा कि क्या यार, सर तो बहुत मजाकिया वे में पढ़ा रहे हैं, ये काम आएगा भी कि नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काम आ रहा है, तो समझे। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर के बारे में पूरा बात बता दिए, जो भी याद था सब बता दिए। यहाँ पर एक और चीज नहीं बताया, यहाँ पर एक और चीज बता सकते थे, एमएलक्यू के बारे में। एमएलक्यू क्या होता है ये आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कहीं पर मत देखिएगा, एमएलक्यू के बारे में बताइएगा कि एमएलक्यू क्या है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप से रिलेटेड है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के बारे में इतना कुछ लिखे हम लोग, और लास्ट में लिख दिए रियल लाइफ एग्जाम्पल। When we talk about Ratan Tata, Mahatma Gandhi and Rohit Sharma, they lead by example, give responsibilities, set accountability and collaborate with their followers to achieve the goal. ये आंसर मैंने आज ही लिखा है सुबह सुबह, समझे। तो क्या किए हम लोग, इंट्रो में लिखे डेफिनेशन, फिर लिखे कि दो तरह का लीडरशिप होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजेक्शनल। यानी कि बॉडी चालू हो गया हम लोग का। हम लोग बोला था ना कि ये चीज बताओ व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजेक्शनल, तो हम लोग बॉडी स्टार्ट कर दिए। ट्रांसफॉर्मेशनल के बारे में बताएं और ट्रांजेक्शनल के बारे में बताएं। कोशिश करिएगा कि आप 5 पॉइंट दीजिए ही। यहाँ देखिए 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट हो गया और 5 पॉइंट हो गया, ठीक। सबसे पहले बताएं कि कौन इसको कॉइन किया था, जेम्स बी डाउंटन। फिर बताएं कि उसके बाद फिर लीडरशिप क्या होता है, एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप होता ही क्या है, अपने वर्ड्स में यहाँ पर हम आंसर लिखे हैं। फिर जेम्स मैकग्रेगर क्या कहते थे उसको हम लिख दिए, हूबहू लिख दिए। फिर बर्नार्ड एम बस क्या कहते थे वो भी हम बता दिए कि 4 तरह का ट्रेट होता है ट्रांसफॉर्मेशन लीडर का, वो भी हम बता दिए। फिर लास्ट में रियल लाइफ एग्जांपल भी दे दिए। तो लगभग हम सब कुछ दे दिए, यहाँ पर सब कुछ बता दिए। अब हम लोग ट्रांजेक्शनल लीडरशिप में आए। ट्रांजेक्शनल लीडरशिप में भी मैंने आपको ज़्यादा बताया नहीं था, तो जितना बताया था वही लिख दिए। लिख दिया कि मैनेजरियल लीडरशिप है। थोड़ा सा सोचे तो हमको लगा कि ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल है, तो वो लिख दिए। टेलिंग स्टाइल है, वो लिख दिए। इट फोकसेस ऑन मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये मैंने आपको बताया है। इस लीडरशिप को इस अप्रोच के द्वारा जाना जाता है। इफ इट्स नॉट ब्रोकन डू नॉट फिक्स इट। ये लीडरशिप कब सुटेबल है, अनस्टेबल सिचुएशन में, अनट्रेंड स्टाफ और वर्कर्स के केस में, समझे। कम ही लिखा है मैंने, चार्ट में आपको और दिया था, तो अगर आप चार्ट पूरा फॉलो करोगे तो आप और लिख पाओगे। उसके बाद ये भी लिखें कि इस स्टाइल में लीडर टास्क पे फोकस करता है, कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच को यूज करता है। कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच का मतलब होता है रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट टू गेट थिंग्स डन, है ना। अब यहाँ पर मैंने रियल लाइफ एग्जांपल भी दिया कि मुकेश अंबानी और विराट कोहली वर्क ऑन देयर कल्चर ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट एंड प्रूव्ड टू बी सक्सेसफुल इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, समझे। अब यहाँ तक लिख दिए, तो यहाँ पर देखिए कि थोड़ा सा बुराई हो गया ट्रांजैक्शन लीडरशिप का और थोड़ा सा अच्छाई हो गया ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप का। लेकिन हम लोग को किसी का भी बुराई करना नहीं है, तो इसीलिए हम फिर लिख दिए both this leadership are effective and successful, but the basic difference lies in dealing people and task by leaders, ठीक है। ये तो क्या पहला पार्ट, जहां पर बोला था कि ट्रांजैक्शनल लीडर के बारे में बताओ और ट्रांसफॉर्मेशनल के बारे में बताओ। उसके बाद डिफरेंस बोला था, तो अब डिफरेंस लिखे। डिफरेंस तो मैंने आपको बताया है, लेकिन देखिए डिफरेंस हमको मालूम था, लेकिन डिफरेंस के लिए पहले हम आधार सेट किए। पहले हम बोले कि डिफरेंस के लिए सबसे पहले हम 5 आधार सेट किए। पहले बोले स्टाइल ऑफ लीडरशिप, उसमें हम लिखे कि ट्रांजैक्शनल लीडरशिप हैज ए पुशिंग स्टाइल। पुशिंग स्टाइल का मतलब भी मैंने बताया, गेट थिंग्स डन बाय कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप हैज ए पुलिंग स्टाइल, मेकिंग योर टीम कॉन्फिडेंट टू डू टास्क, ठीक है। फिर दूसरा मैंने बेसिस बताया रीजनिंग बिहाइंड लीडरशिप स्टाइल। वहां पर मैंने बोला कि ट्रांजैक्शनल लीडर का जो मोटिवेशन आता है वो आता है क्वेश्चन से, व्हाट्स इन इट फॉर मी। ये क्वेश्चन से आता है मोटिवेशन ट्रांजैक्शनल लीडर का। वेयर एज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर फोकस ऑन व्हाट इज बेस्ट फॉर माई कंपनी। देखिए ये सब मैंने चार्ट से ही उठाया है। आप देख रहे होंगे कि चार्ट को मैंने किस तरह से डिस्क्रिप्टिव में पुट किया है, समझे। तो अगर आपने चार्ट को पढ़ा होगा तो आप आंसर आप इजी लग रहा होगा, है ना। तीसरा है बेसिस अप्रोच टुवर्ड्स गोल अकम्प्लिशमेंट। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि ट्रांजैक्शनल लीडर इंश्योर्स हिज फॉलोअर्स आर फॉलोइंग रूल्स, बट ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स डू नॉट फोकस मच ऑन रूल्स, दे इम्बेड द कल्चर ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन टू डील इवन इन एडवर्सिटी। फिर मैंने बोला डिसीजन मेकिंग को लेकर के, यहाँ पर ट्रांजैक्शनल लीडर रेयरली डिस्कस विद टीम मेंबर्स बिफोर मेकिंग फाइनल डिसीजंस, व्हाइल ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स डू सो। फिर कल्चर को लेकर के मैंने डिफरेंस बताया। यहाँ पर मैंने बोला कि ट्रांजैक्शनल लीडर्स इंश्योर्स देयर फॉलोअर्स टू वर्क विद इन द कल्चर, बट व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल, लीडर्स इंश्योर दैट
फॉलोअर्स कंट्रीब्यूट टू द कल्चर विद द आइडियाज। यहाँ जो शब्द इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ ना, वो और कुछ नहीं है, चार्ट से उठा करके लाया हूँ, और चार्ट मैंने आपको याद कराया है। चार्ट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, वो आप याद कर सकते हो, है ना। 1 मिनट मुझे आप दीजिएगा। हाँ हेलो, अभी वीडियो बना रहे हैं, 10 मिनट रुको। ठीक है, देखा आपने, तो यहाँ पे मैंने सारा डिफरेंस भी क्लियर कर दिया। ठीक है, फिर मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा कि मैं कंक्लूजन किस तरह से लिखा। कंक्लूजन में मैंने लिखा कि अगेन दिस डिफरेंस डू नॉट मेक एनी लीडरशिप स्टाइल इंफीरियर टू अदर, बिकॉज टाइम टू टाइम लीडर अडेप्ट टू द सिचुएशन। समझे? देखिए, देखिए यहाँ पर भी जो मैंने डिफरेंस बताया है, वो डिफरेंस में भी थोड़ा सा ट्रांजेक्शनल स्टाइल को इंफीरियर दिखा दिया, क्योंकि शब्द ही ऐसा है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन के सामने में थोड़ा सा इंफीरियर हो जाता है। तो ये चीज एग्जामिनर को बुरा ना लग जाए, इसके लिए हम वापस से क्या किए हैं, डिप्लोमेटिक आंसर दिए हैं। इसीलिए हम कंक्लूजन में क्या लिखे कि अगेन दिस डिफरेंस डू नॉट मेक एनी लीडरशिप स्टाइल इंफीरियर टू अदर, because time to time leaders adapts to the situation. For example, when your team has new and untrained members, transformational leadership is apt, and when organizational situations are stable, then transactional leadership is apt. समझे? तो यहाँ पर मैंने ये पूरा कवर किया। मैंने बहुत तो इस्तेमाल नहीं किया शब्द, जो इस्तेमाल किया वो चार्ट में था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा शब्द इस्तेमाल हो गया। ये आंसर द बेस्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगर ये इसका 15 नंबर हमको मिलने वाला था, तो इस 15 नंबर में हमको इजीली 13 नंबर या 12 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने हर शब्द को इस्तेमाल कर लिया। समझे? तो ये मैंने एक क्वेश्चन रखा है। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूँ, और ये क्वेश्चन आप कहाँ से करिएगा, चार्ट से करिएगा। मैंने आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी करा दिया है, तो वहां पर आपको ये क्वेश्चन से सॉल्व करना है। ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, और फिर आप मुझे भेजिएगा ka190023@gmail.com में। ठीक है, मैं देख भी सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं भी देख सकता हूँ। अगर कोई, मैं थोड़ा बिजी रहा तो सबका नहीं देख पाऊंगा ना, तो इसीलिए आपने अगर होमवर्क बनाया तो वो होमवर्क आप यहाँ पे सेंड कर देना। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिवर्ट बैक करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को अंत करना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैंने काफी डिस्कशन किया है, ये डिस्कशन आपको समझ में आया होगा, आई होप, और इसका फायदा उठाएंगे। ठीक, लाइक आप नहीं किए हैं तो आप पापी हैं, लाइक कर दीजिए, समझिए, और शेयर भी करिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन से मेरा मोटिवेशन हाई होता है, मुझे और अच्छा अच्छा वीडियो लाने के लिए प्रेरणा मिलता है। समझे? तो पीआईबी के वीडियोस मेरे आने वाले हैं, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा स्टार्ट कर दूंगा। जीए मिसलेनियस का वीडियो भी आने वाला है, जैसे ही आएगा नोटिफिकेशन चालू कर दूंगा। ये आपको बहुत फायदा देगा, इसीलिए सब्सक्रिप्शन लेकर के रखो, सब्सक्राइब करके रखो। ठीक, टेलीग्राम पे आपको सारा नोट्स मिल जाता है मेरा, कुमार आर्यन टेलीग्राम पे, वहां जाकर के आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू होता है या फिर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो, तो इस इंस्टाग्राम आईडी में आप जाकर के मुझे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। अदरवाइज आप कमेंट करो, कमेंट में आपका मैं रिप्लाई दे दूंगा। और कमेंट तो आप ऐसे भी करो, क्योंकि आपका कमेंट का मुझे सदियों से इंतजार रहता है। तो आप कमेंट करें, आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसके लिए कमेंट करें। आपका एक पॉजिटिव कमेंट मेरा पूरा दिन बना देता है, आपको मालूम है। इसीलिए आप एक कमेंट करिए, पॉजिटिव करने का मन है तो तुरंत कर दीजिए पॉजिटिव कमेंट, वो मेरा दिल को छू जाता है, मैं दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, मजे आ जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो नहीं आता, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।